खास बात तेलंगाना में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ हमारे दोनों नुमाइंदे संजय और अनीसुर रहमान बीजेपी और टीआरएस ऑफिस के पास मौजूद हैं और तफसीलात दे रहे हैं। इस वक्त जश्न का माहौल है बीजेपी और टीआरएस दोनों पार्टी दफ्तरों पर, और इस वक्त हमारे साथ अनीसुर रहमान टीआरएस ऑफिस में मौजूद हैं और उनके साथ टीआरएस के कुछ लीडर भी जुड़ चुके हैं। जश्न का माहौल है। अनीस, टीआरएस के कारकुनान वहां पर जश्न मना रहे हैं, क्या कुछ उनका रिएक्शन है, उनसे जानने की कोशिश करें। जी जिलानी, यहाँ पर टीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन में जो भी यहाँ पे लीडरान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका रद्द-ए-अमल मिला जुला है। बात करते हैं, मेरे साथ दो नौजवान लीडर्स हैं, असलम और ज़ीशान। पहले असलम से बात करेंगे। भाई बताएं, क्या तवक्कात थी आपको, जो नतीजे आए हैं उस पर आप लोग कितना खुश हैं? तवक्को तो बहुत थी। जिस तरीके से हमारे संक्षेम पథకాలు जो हमारे स्कीम्स थे, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, विकलांगुल पेंशन, आसरा पेंशन, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा। तो आप क्या समझते हैं, बीजेपी ने जिस तरह रुख अख्तियार किया, जिस तरह मुहिम चलाई, उससे टीआरएस को नुकसान हुआ, या फिर टीआरएस की कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आवाम ने जो है आपको उस तरह रिस्पांस नहीं दिया, उस तरह आपको वोट नहीं डाला जिस तरह 2016 में जो है आपको वोटिंग हुई? टीआरएस की कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर वो लोग कुछ हद तक थोड़ा कामयाब हुए हैं, वो भी हिंदू मज़हब के नाम पे या डिवाइड करने के उसके अंदर थोड़ा सा कामयाब हुए। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आगे चल के हम लोग इसका जो भी जहाँ भी गैप्स है उसको हम फुलफिल कर लेंगे। जी शुक्रिया। ये थे असलम और एक और नौजवान लीडर हैं ज़ीशान। ज़ीशान, पता है आपका ताल्लुक़ पुराने शहर से है। जब ये जो यहाँ पर जीएचएमसी की इलेक्शन की मुहिम शुरू हुई थी, तो तभी से ये कहा, बीजेपी ने यही कहा कि हम मजलिस और टीआरएस का जो गठबंधन है, जो उनका इत्तेहाद है, उसको एक्सपोज करें। तो आप क्या समझते हैं, क्या मजलिस से जो दोस्ती थी वो आपको महंगी पड़ी, उसका नुकसान उठाना पड़ा? नहीं, महंगी पड़ सकती थी इलेक्शन के लिए, लेकिन हमारे केटीआर साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर साफ जाहिर कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि हम मजलिस से अलायंस में नहीं हैं, हम खुद, हमारी पार्टी खुद अलग लड़ेंगी। तो बीजेपी का इसमें रोल क्या है साहब? बीजेपी देखिए आई, इनका जो इन लोगों का जो फ़िरक़ा परस्ताना जो ताकत थी, वो लोग हो सकता है आगे जाके उसमें खलल पैदा करेंगी। लेकिन हम उम्मीद तो करते हैं मेयर भी इंशाल्लाह मेयर टीआरएस का ही होगा, डिप्टी मेयर भी टीआरएस का होगा। अभी तो 51 के अबव हो गए, इंशाल्लाह आने वाले थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि 75 to 80 तक तो टीआरएस को मुमकिन है आने। यहाँ पर माहौल इस तरह का है कि कभी जश्न मनाते हैं, कभी बाजे वगैरह बजाते हैं, लेकिन फिर खामोश हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये माहौल यहाँ इस तरह क्यों है? पहले हम देखते थे असेंबली में, लोकसभा में, उससे पहले भी जो है जीएचएमसी का इंतखाब हुआ, पूरा जश्न का माहौल हुआ करता था, लेकिन अब माहौल उस तरह का नहीं। क्या वजह है? वजह साहब, हमारा जहाँ तक अंदेशा था कि टीआरएस कम से कम 105 सीट से लेकर 110 सीट तक लाएगी, लेकिन जो हाल में जो इलेक्शन के अनकरीब जो 2-3 दिन पहले जो बीजेपी के बड़े सियासतदान लीडर भी आए थे, उसकी वजह से भी हो सकता है। और हम देखेंगे, हम इंशाल्लाह देखेंगे कहाँ टीआरएस कहाँ नाकाम हुई, किस वजह से नाकाम हुई, उस पर गौर व फिक्र करेंगे हम लोग। और आगे हम यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में टीआरएस और मजबूत होंगी, आगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। दो लीडरों से हमने बात की, एक और माँ, यू स्पीक हिंदी, आप हिंदी बात करते हैं? जी देखिए, इस बार जो है मेयर खातून बनने जा रही है। 50% जो है रिज़र्व रखी गई थी सीट्स ख़वातीन के लिए। मेरे साथ एक खातून लीडर हैं टीआरएस की। माँ बताएं, अभी जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या ये बीजेपी की कामयाबी है या टीआरएस की कामयाबी है? आप इसको किस तरह देखते हैं? ज़्यादातर तो टीआरएस का इस कामयाबी है। कहीं को बोलते हो, हम लोग पूरे पब्लिक के ऊपर छोड़ दिए, उन लोगों को भड़काना वो कुछ नहीं करे। हम लोगों का काम तो केसीआर सर करे, सो ये वेलफेयर एक्टिविटीज़ के ऊपर हम लोग डिपेंड थे। मतलब इंटरनली उन लोगों को जाके भड़काना का काम वो तो हम लोग पार्टी के लीडर्स नहीं करे। आप लोग बोल रहे हैं वेलफेयर का काम बहुत करे, लेकिन फिर आवाम ने
जो है आप लोगों को उतना ज़्यादा जो है सपोर्ट नहीं किया जिस तरह लास्ट इलेक्शन में किया था। तो आप क्या समझते हैं, आवाम कहीं नाराज़ है क्या, ऐसा कुछ समझते हैं आप लोग? नाराज बोले तो अभी वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। हम लोग तो केसीआर सर तो पहले से ये 6.5 इयर्स में तो कितना वेलफेयर स्कीम्स लेके आए, शादी मुबारक रहने दीजिए, कल्याण लक्ष्मी, द ओंडर महिला, सिंगल वुमेन पेंशन, पूरे KTR किट, अभी डबल बेडरूम का इतना। लेकिन डबल बेडरूम दिए नहीं अभी, आवाम कुछ काफ़ी शिकायत है उससे, ये भी बाद देने वाले थे केसीआर सर, तो पब्लिक के ऊपर कौन सा उन लोगों को नर्वस है वो हम लोगों को तो नहीं मालूम। हम लोग पब्लिक के ऊपर डिपेंड थे, पार्टी लीडर्स भी पब्लिक के ऊपर डिपेंड थे। हम लोग फुल फेजरेज से पार्टी का सपोर्ट करें, पब्लिक का सपोर्ट करें, तो कुछ थोड़ा नाराजगी होंगी वो भी फुलफिल करेंगे। फ्लड्स भी है, बहुत बारिश हुई, फ्लड्स आने से भी जो है जिस तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ग्रांट उसमें भी कुछ नाइंसाफी हुई आवाम से। नाइंसाफी नहीं, लीडर्स के ऊपर डिपेंड था वो। अब केसीआर साहब तो एक जगह बैठ के तो उन लोग पूरे उनको इन्फॉर्म करे, लीडर्स का ऊपर डिपेंड करके वो तो कौन सा गवर्नमेंट दिए जी अब तक 10,000 रुपीज़ उन लोगों का, गरीबों का पेट देख के कौन सा गवर्नमेंट दिए? अपना TRS गवर्नमेंट दिए, TRS पार्टी दिए, वो देने का मतलब क्या है? पब्लिक का सेवा करने का मतलब पीछे है ना, तो वो पब्लिक का ऊपर डिपेंड रहना, पार्टी का चूज करे। आखिर में बताएं मेयर किसकी बनेगी, क्या समझते हैं? कितना TRS पार्टी का बनेगी मेयर। थैंक यू बिल्कुल। एक तरफ जश्न TRS का जारी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में भी जश्न का माहौल है। संजय इस वक्त बीजेपी के दफ्तर में मौजूद है और कई लीडर वहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ कारकुन भी उनके साथ मौजूद हैं। और आइए इस वक्त इम्तियाज जलील जो औरंगाबाद के MP, उन्होंने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। GHMC चुनाव को बीजेपी ने कौमी चुनाव का रंग दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के चुनाव के नताइज कुछ और ही रंग दिखा रहे हैं। हमारे साथ है MP इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने हैदराबाद में जाके तशरीह मुहिम में हिस्सा लिया था। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने इस मुहिम को सर किया। जी इम्तियाज। देखिए, मैं शुरुआत से हम ये कह रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो जगह हैदराबाद के लोगों के दिलों में है वो किसी सूरत के अंदर कम नहीं होगी। और आज के जो नतीजे हैं उन्होंने साबित कर दिए हैं कि हमारा जो गढ़ है वो गढ़ के अंदर कोई सेंध लगा नहीं सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी कि हमारे गढ़ के अंदर आकर वो सेंध लगा सके। और जिस तरह की भाषा का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, हम तो उनको बार बार यही कह रहे थे कि आप इलेक्शन की तरह लड़िएगा, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम MIM के खौफ की वजह से हमने इस देश के गृह मंत्री को हैदराबाद की सड़कों के ऊपर चलने के ऊपर मजबूर कर दिया था। हमने योगी साहब को हैदराबाद की सड़कों के ऊपर चलने के ऊपर मजबूर कर दिया था। नड्डा साहब को वहाँ पर आकर बैठकर डटकर वहाँ पर लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इतने बड़े बड़े नेता ये किसी नगर निगम, किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी देखे नहीं गए हैं। हैदराबाद में इतना डर और खौफ क्यों था? तो वो डर और खौफ का नाम था बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आवाम ने बता दिया है कि कौन ताकतवर है वहाँ पर। जी, जैसा कि इस चुनाव को फ़िरका वाराना रंग दिया गया, असद अवैसी साहब के नाम से कहा गया कि उन्हें अगर वोट दिया जाएगा तो जिन्हा को वोट देने के बराबर होगा, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के चुनाव के अंदर यहाँ तक ये कहा गया था कि हम असदुद्दीन अवैसी के हाथ पैर तोड़ के उनको वापस हैदराबाद भेज देंगे। आवाम जो है वो तय करती है कि किसके हाथ पैर तोड़ना है, किसको घर पर बिठाना है करके। बिहार में ऐसी ही शब्दों का जब इस्तेमाल किया गया, ऐसे ही लहजों का इस्तेमाल किया, तो जनता ने दिखा दिया कि कौन ताकतवर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर के ऊपर, जिस नीचे लेवल के ऊपर आकर वहाँ पर जो कैंपेनिंग कर रही थी, एक नेता कहता था कि असदुद्दीन अवैसी को वोट देने का मतलब ये है कि देश के विरुद्ध ये वोट जाएगा। वो कहते थे कि पाकिस्तान के जिन्हा का दूसरा रूप असदुद्दीन अवैसी है। जनता ने दिखा दिया है। एक दूसरा नेता कहता था कि अगर हम चुनकर आ गए तो असद अवैसी भाइयों को पैरों के नीचे रखेंगे। तीसरा कहता था कि हम पुराने शहर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक कौन करता है? जब वो बैलेट पेपर सामने आता है तब उनको समझ में आता है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक किसके ऊपर करना है करके। भारतीय जनता पार्टी किसी भी लिहाज से इस जीत का जश्न ना मनाए। उनको मिले हैं, कुछ सीटें मिले हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन 150 सीटें लड़ने के बाद अगर आपको एक 25-30% ही लोगों ने आपको अपनाया है, तो आप ये सोचिए, हम तो 51 सीटें
हमने महज 51 सीटें लड़के अगर आज हम 44 के करीब हम जीत रहे हैं, तो स्ट्राइक रेट देखिएगा कि किसका है। हमने हर बॉल पर छक्का मारा है, चौवा मारा है। उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें लड़के अगर इतनी सीटें जीत कर आई है और जश्न मना रही है, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। और वहीं पर मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का JHMC इंतखाबात में जो नतीजा आ रहा है उस पर क्या कहना है, ये सुनते हैं। हैदराबाद में जिस तरह इलेक्शन हुआ, वहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, आज उसका नताइज आए हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सर, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा जिस तरह का नतीजा दिख रहा है। इस दौरान जो तमाम जगहों पर छोटे इलेक्शंस भी हुए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सीरियस तरीके से, बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव को लड़ा और जनता का जो जनादेश और जनता का जो आदेश होगा वो सर माथे पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन जगहों पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखें, अभी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं। अभी लेह और करगिल में, लेह में जो है वो इसका चुनाव हुआ अपने हिल डेवलपमेंट काउंसिल का। तो सभी जगह बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। सर, एक तरफ 4 सीटें थी, अब 10 गुना के आसपास आप लोग बढ़त ले रहे हैं। टीआरएस लेकिन कम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप के लिए जो इस तरह का लोगों में जज्बा है, जुनून है और एक्सेप्टेबिलिटी है, वो किसी से छिपी नहीं है। टीआरएस काफ़ी कम हुई है, कहीं 100 के पास थी और अब जो है 60 से भी कम हो गई है। लेकिन अवैसी की पार्टी भी है, क्या कहेंगे दोनों की? देखिए, सिमटना सिकुड़ना तो आपके काम पे निर्भर करता है। आप अगर काम अच्छा करेंगे तो जनता आपको नवाजेगी। लेकिन सर, पहली बार देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी जोर लगाया, तो क्या भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ? भविष्य के लिए मोदी है तो मुमकिन है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। पार्टी काफ़ी खुश है, नकवी साहब काफ़ी खुश हैं जिस तरह से हैदराबाद में नतीजे आ रहे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो जैसा कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। बहरहाल आपको एक बार फिर अपडेट करा दें, 50 सीटें टीआरएस ने जीती है, 41 एमआईएम और 42 बीजेपी ने फिलहाल अभी जीत लिया। 8 पर बीजेपी लीड कर रही है, एमआईएम 1 पर लीड कर रही है और कुछ सीटें टीआरएस के हक में अभी आनी बाकी हैं। तो संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े, अनीसुर रहमान और भी जुड़े हुए हैं, मुबशिरुद्दीन खुर्रम जो कि सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबशिर, आपका भी खैर मकदम। संजय, हिंदू मुस्लिम मुद्दों के बीच डेवलपमेंट कहीं रह गया है, तो क्या एक नई सोच बनाई जा रही है तेलंगाना में कि इतने डेवलपमेंट के मुद्दे केटीआर ने गिनवाए कि मैं 100 काम गिनवा दूंगा, बीजेपी 1 गिनवा दे, लेकिन बीजेपी आज एक बड़ी कामयाबी के साथ उसने अपना काम तमाम किया है तेलंगाना JHMC में। जिलानी, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ तेलंगाना नहीं, इस देश की राजनीति में एक ये नया तस्वीर है, नई तस्वीर है। मैं आपको पहले करेगा। अब जो कितना एग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो अब नजर आ रही है चारों तरफ, और बीजेपी ने उसी एग्रेसिव पॉलिटिक्स को यहाँ पर यूज किया तेलंगाना में। जिस तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पर बिल्कुल बीजेपी ने अभी कोशिश की है, वो कामयाब होती नजर आ रही है। हमारे साथ तो मुबशिरुद्दीन खुर्रम है, सहाफ़ी भी है, तज्ज़िया निगार। मुबशिर, जो सियासी मंजरनामा बदला है JHMC का, क्या ये तवक्को थी, क्या उम्मीद थी आपके नजरिए में कि ऐसा ही नतीजा होगा, और क्या असबाब, क्या अवामिल हैं कि इतनी बड़ी तस्वीर सामने आई है और फलाही काम, डेवलपमेंट की बात टीआरएस कर रही थी, वो नाकाम हुई है? देखिए जिलानी साहब, ऐसी बात नहीं है कि नजरियात में तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर एक बात को मद्देनजर रखना जरूरी है कि JHMC इलेक्शन को भारतीय जनता पार्टी ने किसी असेंबली इलेक्शन की तरह लड़ा है।
जी। और दूसरी चीज, जहां तक बात की जा रही है कि डेवलपमेंट एजेंडा पीछे रह गया है, जी ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जी हैदराबाद तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने जो सबसे बड़ी गलती की है, अपोजिशन का जो खला था जी वो पूर्ण करने के लिए किसी सियासी जमात को बाकी नहीं रखा था, जिसके नतीजे में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन का किरदार निभाने की कुव्वत हासिल की है। अपोजिशन को जो वोट जाने चाहिए थे वो आज भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुए हैं। यानी अपोजिशन की कुर्सी जो खाली रखी थी बीजेपी बैठ गई अब उस पर। जी, यानी अपोजिशन की जो कुर्सी केसीआर ने खाली करवाई थी उस पर बीजेपी। अब यहां से केसीआर के लिए नई मुश्किलात का आगाज होगा जी, क्योंकि अपोजिशन की कुर्सी पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत दावेदारी पेश कर दी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप मुमकिन है तेलंगाना के आइंदा असेंबली इंतखाबात में या फिर आने वाले जिमनी इंतखाबात में भी इसका तज्जिया करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। जी मुबशिर, एक चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से डेवलपमेंट हिंदू मुस्लिम ये 2-3 चीजें चल रही थी, तो क्या हिंदू मुस्लिम जो एक तरह से बीज बोए गए हैं अब वो खेती काटेंगे? एक तरफ एमआईएम पर यह इल्जाम लगता है कि वो मुस्लिम जो है कार्ड खेलते हैं, बीजेपी हिंदू कार्ड खेल रही, तो इस बीच तेलंगाना की अवाम जो आज तक नहीं देखा था ये मंजर, वो अब ये देखने के लिए मजबूर होगी और हिंदू मुस्लिम खेती अब और तेजी से बढ़ेगी। नहीं, देखिए जिलानी साहब, अगर तेलंगाना की आवाम ने ये मनाजिर नहीं देखे ऐसा नहीं है। अगर 90 की दहाइयों के इलेक्शंस का अगर आप जायजा लें, मुबशिर मैं आपको यहाँ रोकूंगा। बंडी संजय जो बीजेपी के सदर रियासती वो इस वक्त आए और हमारे नुमाइंदे संजय के साथ दिखाई दे रहे हैं। संजय, बंडी संजय से आप अगर बातचीत कर सको, पहुंच चुके हैं, बाहर आए हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, नमस्कार करते हुए अपने कारकुनों का। बाहर निकल के आए हैं, उनको लोगों ने गोद में उठा लिया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनको गोद में उठा लिया है। जाहिर तौर पे वो हीरो के तौर पे बीजेपी के नए फेस के तौर पे उभरे हैं और पार्टी जो है अब उनमें पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी जो है वो ये समझ रही है कि उनको एक लीडर यहाँ पर तेलंगाना में मिला है जो पार्टी को आगे ले जा सकता है। और इसीलिए संजय बंडी जो है दोनों हाथ ऊपर उठाकर लोगों का, कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा शोर है जी। आप समझ सकते हैं कि इस समय बीजेपी के दफ्तर पर क्या माहौल है और जो जश्न है, जो ढोल लगा रहे हैं, उनके बीच में यह आवाज सुन पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, आप कोशिश कर रहे हैं, चूंकि वहां पर मीडिया का भी जमावड़ा है और इस वक्त काफी जश्न का माहौल और बंडी संजय घिरे हुए हैं अपने कारकुनों के बीच, थोड़ा मुश्किल जरूर है बात करना। हमारे साथ मुबशिरुद्दीन खुर्रम जुड़े हुए हैं। मुबशिर, जैसा कि आप बता रहे थे कि साबिक में भी ये चीजें नजर आई, लेकिन धीरे धीरे फिर वो चीजें खत्म भी हुई थी और कांग्रेस का यहां पर जोर रहा, फिर उसके बाद टीडीपी नजर आती है, फिर एक तेलंगाना का मूवमेंट शुरू होता है तो टीआरएस यहां पर अपनी जगह बनाती है। ये माहौल वक्त के साथ बदलता रहा, लेकिन अब एक नई तस्वीर, एक नया माहौल अब तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। तो क्या यह मुस्तकिल रहेगा, क्योंकि बीजेपी अब अपने पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है? अगर हिंदुस्तान भर में अगर बीजेपी के मौकूफ को देखा जाए तो बीजेपी रीजनल पार्टीज को खत्म करते हुए, रीजनल पार्टीज की अहमियत को घटाते हुए अपना मुकाम बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान का कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऐसा है कि बीजेपी जिस नीयत से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी पर हावी होने लगे हैं। बिहार के इलेक्शन के नतायज और नीतीश कुमार का चीफ मिनिस्टर बनना आपके सामने है जी। अगर कल को तेलंगाना में जरूरत पड़ती है कि बीजेपी को रोकना है तो मुमकिन है कल टीआरएस बीजेपी का साथ दे दे। यानी हम केसीआर को नीतीश की शक्ल में देखेंगे तेलंगाना में आगे जाकर। बिल्कुल, तेलंगाना के नीतीश कुमार केसीआर साहब होंगे। लेकिन अगर इस तरह से अगर आप तज्जिया करेंगे तो जिस तरह से जेडीयू जो है कमजोर हुई है, उसकी सीटें कम हुई है और वहां पर सियासी जमीन जो है सुकड़ रही है जेडीयू की, वैसे ही टीआरएस का भी अंजाम होगा। फिर आगे बीजेपी बढ़ेगी कंधे पर सहारा लेकर। दुब्बाक इलेक्शन के बाद से जी, दुब्बाक से ही नहीं बल्कि दुब्बाक इलेक्शन ही नहीं बल्कि आप अगर देखें 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से ही टीआरएस सुकड़ना शुरू हो चुकी है जी।
ये टीआरएस को जो बड़ा नुकसान हुआ है, जैसा कि आपने कहा कि अपोजिशन को पूरी तरह से खत्म करना ये एक बड़ी गलती थी टीआरएस की। बिल्कुल बहुत बड़ी गलती रही है, उसी के नतीजे ये सामने आ रहे हैं। क्या नहीं लगता कि जो लीडर कांग्रेस के थे वो छोड़कर पार्टी को जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत कुछ कांग्रेस के लीडरों के साथ भी टाई अप हो रहा है बीजेपी का, क्योंकि कई कांग्रेस के लीडर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए, और जमीनी सतह पर जो कैडर है वो भी अब बदल रहा है। देखिए, कांग्रेस के लीडर्स अगर जाने से बीजेपी मजबूत होती तो कांग्रेस के लीडर्स कांग्रेस में रहने से भी मजबूत ही रहती कांग्रेस जी। तो कांग्रेस के लीडर्स जाने से बीजेपी को फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि एक माहौल बन रहा है कि भाई बीजेपी मजबूत हो रही है जी। जो कांग्रेस में अपना सियासी मुस्तकबिल नहीं देख रहे हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब इस वक्त रुक करेंगे संजय के पास। संजय हमारे साथ बीजेपी दफ्तर के पास है। क्या संजय आप बात कर पाएंगे किसी लीडर से, या इस वक्त क्या माहौल है वो बताएं अभी। जो है इस वक्त बात करना उनसे बहुत मुश्किल है। लोगों ने बंडी संजय को कंधे पर अभी तक उठा रखा था, उन्होंने अब इशारा किया वो नीचे उतर गए और कुछ देर में पार्टी दफ्तर के अंदर जाएंगे और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे जहां वो संवाददाताओं के सवालों के जवाब भी देंगे। तो अभी इस समय फुल जश्न के मूड में है बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता। ढोल नगाड़े और पटाखों के बीच जो है वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और इसके बाद जो है वो अंदर जाएंगे और वो शायद मीडिया कर्मियों से भी बात करेंगे। अभी फिलहाल हम उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोले हैं। तो जो बीजेपी ये इस बात का वेट कर रहे हैं कि फुल और फाइनल रिजल्ट उनके साथ में सामने हो और सीटों का एग्जैक्ट नंबर उनके पास में हो, उसके बाद वो मीडिया को बताएं और इस पूरे जो इलेक्शन के रिजल्ट का एनालिसिस करें। फिलहाल जो है बीजेपी जितने भी सीटों बढ़त उसने हासिल की है वो उसके लिए जाहिर तौर पर खुशी की खबर है और बीजेपी के दफ्तर में इस समय जो है भारी जश्न का माहौल जो है जैसे हम हमारे दर्शक देख रहे हैं वो नजर आ रहा है। तो ये जो है वो कुल मिला के बीजेपी की नई न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और उस न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को तेलंगाना में लोगों ने स्वीकार किया है। ये जाहिर तौर पर आने वाले समय में जो तेलंगाना में अब किस तरह की आक्रामक पॉलिटिक्स होने वाली है वो उसका एक नुमाइंदगी जीएचएमसी के चुनाव में नजर आई। इस चुनाव के परिणाम के बहुत दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं जिलानी। बिल्कुल केसीआर और टीआरएस पार्टी उसको ये समझ में आया है कि इस चुनाव में जो कहीं से भी जो है वो पूरे उनके जो मुद्दे थे वो मुद्दे पीछे दौड़ रह गए और असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच में ही पूरा चुनाव जो है फिक्स हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अनीस और रहमान हमारे साथ हैं। अनीस रहमान ने काफी बातचीत की है वहां पर कारकुनों से। अनीस, जैसा कि मुबशिर खुर्रम बता रहे हैं कि सियासी मंजरनामा तेलंगाना में बहुत जल्द बदलता हुआ नजर आ रहा है और अपोजिशन को खत्म करना केसीआर की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से आज वो जगह बीजेपी ने हासिल कर ली। अपनी जमीन बचाने के लिए अब केसीआर को, टीआरएस को अब नए नजरिए के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या कुछ कमियां रह गई थी इस इलेक्शन में और अपनी सियासी जमीन वो कैसे बचा पाएंगे? अनीस जी, देखिए जिलानी, जैसा कि हम पहले जो है तस्करा कर रहे थे कि किस तरह केसीआर ने जो अपनी पर्सनालिटी को आवाम के सामने पेश किया। तेलंगाना बनने से पहले वो एक अवामी लीडर थे, आवाम के करीब थे, आवाम के साथ एहतजाज कर रहे थे, उनके साथ भूख हड़ताल कर रहे थे। पूरा जो मूवमेंट था वो एक तरह से अवामी तहरीक का एक हिस्सा थे, बल्कि अवाम में से ही एक थे। लेकिन जैसे ही तेलंगाना हासिल होता है, उनकी पार्टी जो है बहुत बड़े मार्जिन से इंतखाबात जीतती है और ये जो है चीफ मिनिस्टर बनते हैं। फिर जिस तरह से इनके इक़्तिदार की बात होती है, कहीं ना कहीं इनके ईगो और एरोगेंस का बहुत बड़ा जो है तस्करा हो रहा है। इसके बाद फिर जो है दुब्बाक के इलेक्शंस आते हैं, फिर अब ये जीएचएमसी का भी इलेक्शन है। मैं एक और बात बताता चलूँ कि केसीआर ने जो है एक ऐसे महाज का, एक ऐसे फ्रंट का भी जो है इरादा किया है जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस के लीडरान पर जो है मुश्तमिल हो। उन्होंने नई दिल्ली में इसके लिए ज़मीन भी हासिल की थी, इसका संग बुनियाद भी रखने वाले थे। इसी महीने के पहले हफ्ते में संग बुनियाद रखे जाने वाला था, लेकिन उसके बाद दुब्बाक का नतीजा आता है और फिर अब जीएचएमसी के भी नतीजे उनके सामने हैं। तो देखना ये है कि क्या केसीआर
दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, या फिर यहाँ पर जो उनसे जो भी उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, जिसकी वजह से दुब्बाक में उन्हें जो है नतायज का सामना करना पड़ा, और जीएचएमसी में भी उनको जो है नतायज देखना पड़ा, तो क्या इसको वो करेक्ट करते हैं, या फिर यहाँ जो है इक़्तिदार केटीआर के हवाले, जैसा कि कहा जा रहा है, हवाले करते हुए दिल्ली का रुख करते हैं? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी, ये आगे की तस्वीर साफ होगी। एक बार फिर हम अपने नाजरीन को अपडेट करा दें कि जिस तरह से नतीजे अब तक आए हैं, 50 टीआरएस, 41 एमआईएम, 44 जो है बीजेपी सीटें जीत चुकी है, और कुछ सीटों पर अभी भी जो है पार्टी लीड कर रही है। टीआरएस 5 पर लीड कर रही है, एमआईएम 2 पर, और बीजेपी 6 पर लीड कर रही है। तो मुबशिर से हम जानना चाहेंगे, मुबशिर, जिस तरह से अनीस ने जिक्र किया कि केसीआर की जिस तरह से शुरुआत रही अलहदा तेलंगाना को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये भी एक हुआ है कि अब उनको ये लग रहा है कि सिर्फ मैं ही मैं हूं, और साथ में तहरीक में जो लीडर उनके साथ रहे और जो सपोर्ट टीआरएस को मिला तेलंगाना में, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को उन्होंने अलहदा कर दिया, वो अकेले निकल पड़े। हालांकि कारवां बनाया था, कारवां कहीं छूट गया, वो अकेले रह गए, और साथ में उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह से यहां पर खत्म किया है। तो अब एक बार फिर नाराज लोगों को साथ लेने की कोशिश करेंगे, अपनी सियासी जमीन बचाएंगे, और फिर जैसा कि अनीस कह रहे हैं कि केटीआर यहां क़यादत संभालेंगे, और आगे की जो पॉलिटिक्स है कौमी सतह की, उसमें अब उनका एक किरदार होगा। क्या ये टीआरएस कर पाएगी? मुबशिर, 2019 इलेक्शन से पहले भी टीआरएस ने एक फेडरल फ्रंट का ऐलान किया था जी, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई बड़ी कामयाबी बल्कि कोई असरअंदाज साबित नहीं हो पाए जी। साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स का अगर आप बारीकी से जायजा लें तो ये बात आपके सामने आएगी कि साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में सिवाय तमिलनाडु के अलावा किसी और स्टेट ने कौमी सियासत में अपना असर नहीं दिखाया है जी। केसीआर जहां तक तहरीक के दौरान दीगर सियासी जमातों, तंजीमों, तुलबा के साथ, असातिज़ा के साथ, मुलाजिमीन के साथ, सबके साथ मिलकर तहरीक चला रहे थे। तहरीक तेलंगाना राष्ट्र समिति की तहरीक नहीं थी जी। तहरीक तेलंगाना जब तक टीआरएस की तहरीक थी, उस वक्त तक तेलंगाना की तश्कील के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे जी। लेकिन जब तहरीक तेलंगाना से तमाम सियासी जमातों के तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कायदीन जुड़ने लगे जी, सरकारी मुलाजिमीन, तुलबा, हर तबके से लोग जुड़ने लगे, तब जाकर तहरीक तेलंगाना में असर पैदा हुआ था। बिल्कुल। लेकिन केसीआर ये खुशफहमी का शिकार हो गए कि ये उनकी अपनी कामयाबी है, उनकी तहरीक, उनकी शुरू करदा तहरीक है जी। इस नजरिए के साथ वो 2014 के बाद जीने लगे थे, और उनका ये एहसास था कि शायद कोई उनके खिलाफ नहीं जाएगा। अगर आज सुबह की अव्वलिन सातों में अगर पोस्टल बैलेट जो सरकारी मुलाजिमीन इस्तेमाल करते हैं जी जी, उसका अगर आप जायजा ले तो इससे अंदाजा होता है कि तहरीक तेलंगाना से वाबस्ता मुलाजिमीन आज 90% से ज्यादा बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना तहरीक की तायद सिर्फ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने की थी, कांग्रेस भी उसके साथ थी, बीजेपी भी उसके साथ थी, तेलुगु देशम का भी एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा उसके साथ रहा जी। तो तहरीक तेलंगाना सिर्फ टीआरएस की नहीं रही जी। और जहां तक कौमी सियासत में केसीआर के रोल के मुतालिक कहा जा रहा है, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई खास रोल वो कौमी सियासत में अदा कर पाएंगे, क्योंकि अब अपनी ही रियासत में जमीन खिसकने लगी है जी। वो इस बात को महसूस करते हुए हालात को बेहतर बनाने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए। जी। मुबशिर, आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा कि रियासती सतह पर पार्टियां अब सुकरने लगी हैं और बीजेपी पूरी तरह से हर रियासत पर काबिज होने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में अब रियासती पार्टियों को अपने तौर पर कोशिश करनी पड़ेगी अपनी जमीन बचाते हुए अपोजिशन का कम से कम एक बेहतर रोल अदा कर सके बीजेपी के सामने। देखिए, मैंने इब्तिदा में कहा कि रीजनल पार्टीज को क्रश करने की जो बीजेपी की पॉलिसी है जी, रीजनल पार्टीज की अहमियत को खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में बीजेपी बीइंग ए नेशनल पार्टी एक नजरिए के साथ होने के सबब कामयाब नहीं हो पा रही है जी। बीजेपी का नजरिया यानी आम हिंदुस्तानी आवाम के दरमियान बीजेपी का नजरिया हिंदुत्व का नजरिया कहा जाता है जी। तो इसके लिए बीजेपी रीजनल पार्टीज को बैसाखी बनाते हुए रियासतों में दाखिल हो रही है और वहां से रीजनल पार्टीज को खत्म, उनकी जड़ें कमजोर करने लगी है जी। रीजनल पार्टीज अगर अपना एक इत्तेहाद बनाते हैं, अगर अजीम इत्तेहाद बनाकर अपने मफादात से निकल कर सोचते हैं
जी हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं तो वो बीजेपी को रोक पाएंगे, अदरवाइज बीजेपी को रोकने की अब किसी और सियासी जमात में ताकत नहीं रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। मुबशिरुद्दीन खुर्रम आपका तफसील से बात करने, संजय आपका भी, और अनीसुर रहमान आपका भी बेहद शुक्रिया तफसील से गुफ्तगू करने के लिए। बहरहाल तेलंगाना में जीएचएमसी इंतखाबात ने एक नई सियासी तस्वीर पेश की है। कहीं ना कहीं बीजेपी अपना रिवायती कार्ड खेलने में कामयाब हुई है और सियासी जमीन उसकी बढ़ गई। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।